हम सब क्लास में ऐसे बच्चे को जरूर जानते हैं जो कभी पढ़ता नहीं है, बैक बेंचर है, क्लासेस बंक मारता है और फिर भी टॉप मारता है। एक बात बताऊं, वो लड़का मैं ही हूं। So, I am the guy you grew up hating because I study less and still score more. So, this video is about my secret scientific 13-step process to top any exam while being a backbencher, while with less efforts and more marks. तो चलिए शुरू करते हैं। Hi and welcome back to Sparshcastic. So, आज की वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी कॉल बाय नर्डी पर्सनालिटी। Oh, hi. So, bring a pen and paper and let's begin with the first step. Step 1. Scoping the subject. It means create a diagram with all the chapters, their headings, subheadings and topics. इससे आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पहली, अक्सर हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन से चैप्टर का है या वो कहाँ दिया गया था बुक के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम, जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं हम काफ़ी डिमोटिवेटेड रहते हैं ये देख करके हमें कितना सारा सिलेबस कवर करना है और ये बहुत सारा है। तो जब हम ऐसे डायग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं हर एक चैप्टर को, सो वी कैन सी हाउ दी स्मॉल फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स फिट्स इनटू द बिगर पिक्चर ऑफ द चैप्टर और द सब्जेक्ट। सो एज द फेमस कोट्स गोज, डोंट मिस द फॉरेस्ट फॉर द लीव्स। दिस गिव्स यू अ टॉप टू बॉटम अप्रोच, जहाँ पे आप पहले चैप्टर्स को देखते हो, फिर आप उनकी हेडिंग्स को देखते हो, फिर सब हेडिंग्स को, फिर अंदर कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को, जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहती है कि कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे छोटे छोटे टॉपिक्स बड़े कॉन्सेप्ट के अंदर फिट करते हैं और कैसे जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका एक मीनिंग बनता है और आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है जिससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सेंस बना रहा है। स्टेप 2, द ट्रैफिक लाइट्स। अब आपके पास पूरी लिस्ट है हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक्स और सब हेडिंग्स की। नाउ यूज द ट्रैफिक लाइट मेथड। टेक 3 मार्कर्स और हाईलाइटर्स, रेड, येलो एंड ग्रीन, और उन टॉपिक्स को मार्क करो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसे आप रेड मार्क करिए, जो आपको थोड़ा थोड़ा आता है उसे आप येलो मार्क करिए, जो आपको अच्छे से आता है उसे आप ग्रीन मार्क करिए। इससे आपको एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मुझे कुछ नहीं आता। जैसे आप देखोगे कि आपको कुछ टॉपिक्स आपके ग्रीन है और कुछ आपको येलो हैं और सिर्फ कुछ टॉपिक्स आपके रेड हैं, तो आप ये समझ जाओगे आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी आता है। आपको ये भी पता लग जाएगा आपका वीकेस्ट पॉइंट कहाँ पर है। सो आफ्टर स्कोपिंग द सब्जेक्ट, मार्क एवरी टॉपिक with either red, yellow or green according to your knowledge of the topic, and then focus on the weakest first. Start with all the red ones. इससे आपकी एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है कि मैं क्या पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। Now you know where to start from the topics which are red. Start from your weakest point. Step number 3, start with the past year question papers. अक्सर लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे लास्ट में निकालते हैं, पर मेरा मानना ये है कि हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले निकालने चाहिए, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द एग्जाम से क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं। और इसका दूसरा फायदा ये है कि जब आप एक्चुअल में पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस करता है उन कीवर्ड्स पर जो आपने क्वेश्चंस में पढ़े थे। यानी जब आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो जब आप उनके आंसर्स पे जाओगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इन पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका यही होता है, डोंट रीड टेक्स्ट बुक्स लाइक नॉवेल्स, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बैक। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी बैक एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़िए और उसके बाद स्टार्ट करिए चैप्टर पढ़ना। स्टेप नंबर 4, डोंट मेक नोट्स, एंड दिस इज द बिग वन। हम सब लोग नोट्स बनाते हैं, घंटों घंटों नोट्स बनाते हैं, कॉपियां भर देते हैं नोट्स बना बनाकर, बट ऑल द रिसर्च शोज दैट नोट मेकिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू लर्न नथिंग व्हाइल मेकिंग नोट्स। किसी भी फॉर्म ऑफ समराइजेशन जो बुक खोल के किया जाता है वो उसमें आप कुछ भी नहीं सीखते हैं। आप बस कॉपी और समराइज करते हैं बुक से कॉपी में, और उसमें कोई भी एक्टिव लर्निंग नहीं होती है। सो नोट मेकिंग इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम अनलेस यू आर लर्निंग सम काइंड ऑफ लैंग्वेजेस जिसके नोट्स इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होते और आपको खुद के इंटरप्रिटेशन चाहिए होते हैं। उसके अलावा बाकी हर सब्जेक्ट के नोट्स इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं फ्री में, तो आप चाहे तो नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाना मेजरली एक टाइम वेस्ट होता है। सो उसकी जगह जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं उसे हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर ही, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कभी भी नोट्स बनाने हैं तो एक बेटर वे होगा नोट्स बनाने का इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपके पास PYQs हैं और बैक एक्सरसाइजेज हैं, तो नोट्स बनाइए क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में। क्वेश्चन लिखिए और आप नोट्स बनाइए कि आप उसके आंसर में क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ मेकिंग नोट्स।
Make notes in the form of questions and answers. Step 5, the Pomodoro. हमें अक्सर ये लगता है कि हमें अच्छे मार्क्स आने के लिए लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा, घंटों घंटों तक पढ़ना पड़ेगा, बट ये सच नहीं है. We can just use the Pomodoro technique, which includes 25 minutes of intense study session and 5 minutes break. And then repeat 4 rounds of this, which equals to 2 hours, and then take a longer break of 15 to 30 minutes. हम ऐसा करते क्यों हैं? Well, studies ये कहती हैं कि हमारी फोकस करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है. So the 5 minutes break recharges your brain to back to 100%. This way you can do more in less time without burnout. सबका attention span different होता है, इसलिए कुछ लोग इसको 50-10 के वर्जन्स में भी करते हैं. 50 minutes of intense study session and 10 minutes of break. आप अपने लिए अपने कस्टमाइज्ड टाइमिंग्स बना सकते हैं. So let's move on. Step 6, focus on understanding. किसी भी चीज को याद करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको जो समझ आए. Focus on understanding. And to understand, the best way is to use the Feynman technique. Richard Feynman was a Nobel Prize winning physicist who is known as among the best teachers in the world. क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स के बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना और कॉन्सेप्ट्स सिखा देते थे जनरल पब्लिक को ओपन सेमिनार्स में. तो उन्होंने फेमसली कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन समथिंग टू अ 5-year-old देन यू डिडंट अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल. तो इसी का यूज करते हुए आपको करना ये है कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप किसी को समझा सको जिसको कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं आता हो. इससे आपके 2 फायदे होते हैं. पहला, अगर आप उसे बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा सकते हो, उसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ आया है और आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा. सेकंड, जब आप ये सोचते हो कि मुझे किसी को समझाना है, क्या वो लोग जब से काउंटर क्वेश्चंस करेंगे क्या आप उनके आंसर भी कर पाओगे? सो व्हेनेवर यू स्टडी समथिंग, टेक आउट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड ट्राई टू राइट डाउन in your words how you would explain the same phenomena. 7, power of active recall. Active recall is by far the most important and most effective study technique in the world. ये हमारे स्मिथ को चैलेंज करता है. We think the learning is about putting information into your brain when it's actually about getting information out of your brain. It's about retrieving, it's about recalling. आखिर एग्जाम में बैठकर आपको चीजें रिकॉल ही तो करनी होती है. Active recall is just a fancy way of saying test yourself. Test yourself more. एक बार एक स्टडी हुई थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. ग्रुप ए ने एक गिवन कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ा, ग्रुप बी ने उसे 4 बार पढ़ा, ग्रुप सी ने उसे पढ़ा और उसके ऊपर माइंड मैप्स बनाए. अब माइंड मैप्स क्या होते हैं? जिसको पता है प्लीज कमेंट डाउन. 4th ग्रुप के साथ क्या हुआ, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड दे वर इमीडिएटली टेस्टेड आफ्टर दैट. उनको इमीडिएटली टेस्ट दिया गया उस कॉन्सेप्ट के ऊपर. जब एक हफ्ते बाद चारों ग्रुप्स का एग्जाम हुआ सेम कॉन्सेप्ट के लिए, तो सबसे बेटर परफॉर्म किसने किया होगा? ऑफ कोर्स द 4th ग्रुप who was immediately tested. So whenever you study something, immediately test yourself more. There's a book called Make It Stick, जिससे ये वीडियो इंस्पायर्ड है. उसके ऑथर से कहते हैं कि if you're not happy with your grades in any subject, it just means you're not testing yourself enough. You need to test yourself more. So this was the most important concept. 8th and my personal favorite, learn memory techniques. हमने अक्सर ऐसे बच्चों के बारे में सुना होगा जिनको पाई याद होता है अप टू 1000 डिजिट्स, जिनको रैंडम कलर्स या कार्ड्स याद हो जाते हैं इन ऑर्डर एंड दे मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑन दैट. आर दे सुपर ह्यूमंस? नो, दे यूज सिंपल बेसिक मेमोरी टेक्निक्स विच यू कैन यूज एंड इंप्रूव योर मेमोरी. ऐसे बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स है, निमोनिक्स, चेन लिंकिंग, पेग मेमोरी सिस्टम एंड मेमोरी पैलेस. मैं चाहता हूं आप इनको गूगल करें, इनके बारे में पढ़ें, इनको सीखें और उनका यूज करें पढ़ाई में, अपने स्टडीज को इंप्रूव करने में, चीजों को याद करने में. और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हाउ आई रिमेंबर एवरीथिंग आई रीड, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाउ आई यूज दिस मेमोरी टेक्निक्स टू रिमेंबर एवरीथिंग आई स्टडी. सो सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ. You can also ping me on my Instagram handle or this email address if you would like a personal course on memory. That was the 8th step. Step 9 is interleaved practice. Interleaving basically means you should be interleaving various topics and things in a single study session. इन्होंने एक स्टडी करी थी जहां पर स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. जहां पे पहले स्टूडेंट्स को दी गई मैथ्स प्रॉब्लम टॉपिक वाइज, एक टॉपिक एक ब्लॉक में, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी. दूसरे स्टूडेंट्स को दी गई मैथ्स प्रॉब्लम रैंडमली, ऑल 3 टॉपिक्स मिक्स एंड मैच लाइक दिस. तो पता चला द सेकेंड ग्रुप परफॉर्म मच बेटर इन अ लेटर टेस्ट, द ग्रुप हु गॉट टॉपिक्स इंटरलीव्ड. और ये आपने नोटिस किया होगा, जब हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं और हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं जिसके हर पार्ट पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है,
तो हम पहले कुछ पार्ट्स में वो दिमाग लगा के वो सॉल्व करते हैं, कॉन्शियसली सॉल्व करते हैं, बट अगले पार्ट्स में, कुछ लास्ट के पार्ट्स में जो कि हमें पता होता है कि वही सेम फॉर्मूला यूज होना है, तो वो हम सब कॉन्शियसली माइंड से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो ऑफकोर्स वो प्रैक्टिस एक तरीके से वेस्ट है, क्योंकि उसमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं और वो बचे हुए क्वेश्चंस आप जनरली भूल जाओगे। और एग्जाम के टाइम जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एट रैंडम चैप्टर से, रैंडम टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, तो आप भूल जाओगे कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था या फिर इसे कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करना है। सो इंस्टेड हैव 2 or 3 फॉर्मूलाज और 2 or 3 टॉपिक साइड बाय साइड एंड सॉल्व क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। अगर मैं थ्योरी का एग्जांपल दूं, 3 hours of Indian philosophy is generally a bad idea. Instead, what I do is 1 hour of Indian philosophy, 1 hour of Greek philosophy, and 1 hour of Western philosophy. So, step 10 is spaced repetition, which basically means रोज 15 मिनट पढ़ना, वीकेंड्स में 2 घंटे पढ़ने से बेटर होता है। Basically, the reason is whenever we learn anything, our memory of that thing decays exponentially over time, which is known as the forgetting curve, which was discovered by this guy in 1800s. इसलिए ऐसा हमारा अक्सर होता है कि हम कुछ पढ़ते हैं और एक हफ्ते बाद हम उसे देखते हैं, हम पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं हमने क्या पढ़ा था। And it's normal. You're not an idiot. It's just how human memory works. You need to have revision spaced with different intervals. So why spaced repetition is helpful? Because it interrupts the forgetting curve. For example, आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, you test yourself by using active recall. After some days, you test yourself again. After some weeks, you test yourself again. So it basically makes that memory solidify in our brains forever, represented by this curve. इसका दूसरा benefit ये है, our memory consolidates while we are sleeping. So we need to have as much as sleep in between the study session. So always remember, cramming at the end of the exam is a bad idea. 15 minutes a day will give you much more benefits than 2 hours at the weekend, because you will have so many sleep sessions in between to consolidate your memory. Let's move on to the next one. 11. Retrospective revision timetable. Usually when we plan timetables, we make a prospective revision timetable. कि हम आज ये कर रहे हैं, कल ये करेंगे, फिर परसों ये करेंगे. But that's just an exercise in procrastination. You are just delaying your task and feeling good about it. And also, we all know that nobody ever follows a timetable. So instead, what you need to do is use a retrospective revision timetable. What I mean is, instead of planning in advance what I have to study tomorrow, I plan on the day itself. What are my red zones? तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे अपने red zones को yellow करना है. Then after a while, when I've worked on my red zones, I can now revise based on retrospect. कि एक हफ्ते पहले मैंने इनको रेड से येलो किया था. नाउ लेट्स कन्वर्ट देम फ्रॉम येलो टू ग्रीन. नाउ आई नो व्हाट टू स्टडी बेस्ड ऑन रेट्रोस्पेक्टिव रिविजन टाइम टेबल. I study on the day what I need to revise based on my previous study sessions, and that's how I use my retrospective revision timetable. So by using this, you don't have to procrastinate and decide in the future. Instead, you decide on the day based on what you have studied in the previous sessions. That was the 11th point. Let's go to the next point. Step number 12, friends and teaching. Your friends can be your biggest help in scoring great marks. पर बहुत लोग कहते हैं कि उनके फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं और एक्चुअली में कभी वो पढ़ ही नहीं पाते, जो कि सच है. इसलिए आई विल से फाइंड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली सीरियस अबाउट स्टडिंग, बिकॉज फ्रेंड्स कैन हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन टीच देम. अकॉर्डिंग टू पिरामिड ऑफ लर्निंग, टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न. You retain 90% of what you teach in comparison to only 5% of what you hear in a lecture. So teaching is the best way to learn, hands down. So use your friends as your students and teach them what you know about a subject. Because when you teach something, you get to learn it twice. Second point is, you can use your friends to challenge you or test you. Test you when you study something, and you can ask them to test you on the subject. Also challenge each other. एक healthy competition हम सबको हेल्प कर सकता है. लास्ट बात ये है, अगर आप पढ़ भी नहीं पाते हो, बाय चांस आप डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हो, स्टिल द मेमोरीज यू मेक विद योर फ्रेंड्स आर द बेस्ट मेमोरीज. यू विल नॉट रिमेंबर योर ग्रेड्स, but you will remember those memories, those long meets, those overnight study group sessions, and all the fun you had while doing it. So it's okay if you even get a little distracted, or you have study sessions with your friends. The last and the final and 13th step, use flair. What I mean by flair is basically use better presentation as compared to other students. I know मार्क्स हमें सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही मिलते हैं, बट प्रेजेंटेशन प्लेज अ लॉट ऑफ रोल, स्पेशली इन आवर कंट्री.
हो सकता है टीचर्स आपकी कुछ गलतियों को ओवरलुक कर दें क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। सो अंडरलाइन इंपॉर्टेंट स्टफ, मेक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड मेक योर स्टफ प्रेजेंटेबल, क्योंकि फ्लेयर इन योर आंसर्स विल गिव यू एन अनफेयर एडवांटेज ओवर योर पियर्स। टाइम फॉर आवर बोनस टिप। द बोनस टिप इज एंजॉय द प्रोसेस। हमें लगता है एग्जाम बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है और ये पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बट बिलीव मी दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। लाइफ आगे और टफ ही होने वाली है और स्टूडेंट लाइफ ही बेस्ट लाइफ है। जो लोग कहते हैं ना 10th के बाद की ऐश है, 12th के बाद की ऐश, ऐसी कोई ऐश एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐश अभी है, जो आप अभी कर रहे हो, जो अभी पढ़ रहे हो, वही आपकी ऐश है। सो ट्राई टू एंजॉय द प्रोसेस इवन इफ यू डोंट लाइक द सब्जेक्ट। एंजॉय इट बिकॉज इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। और ये स्टडीज भी प्रूव करती हैं कि हम किसी काम को एंजॉय करते हैं, उसमें हमारी परफॉर्मेंस अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। So you will automatically become a good student if you enjoy your studies. So that's it for this video. This was my 13-step scientific process to top any exams while being a backbencher. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है और मुझसे पर्सनली चैट करनी है या मुझसे पर्सनल कोर्स लेना है इसके ऊपर, you can DM me on Instagram or you can mail me at this email address. We can arrange a personalized course for you with live sessions. तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। More videos like this are coming. Thank you for watching, and this is Sparsh signing off.